नमस्कार। न्यू इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। आज न्यू इंडिया कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विद्या लक्ष्मी लोन योजना की। जहां भारत बदल रहा है, ये नया इंडिया है और यहाँ युवा शक्ति जिसके पास शैक्षणिक ताकत भी होनी चाहिए, आर्थिक कमज़ोरी की वजह से या आर्थिक तौर पे पिछड़े होने की वजह से पढ़ाई की जो ललक है या पढ़ाई उच्चतर पढ़ाई हासिल करने की जो मंशा है वो बीच में ना रुक जाए, बीच में ठहर ना जाए, इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। 2015 में ये योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये योजना लागू की। उद्देश्य ये कि जो युवा हमारे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन्हें अर्थ अभाव के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी ना पड़े, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, स्किल्ड बने और पूरी तरह से देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, कहीं कोई अड़चन ना आए। इसीलिए ये योजना लाई गई है। आज इसी योजना की हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं प्रभाकर कुमार, मुख्य प्रबंधक यूको बैंक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं सर। मैं सबसे पहले दूरदर्शन को और दूरदर्शन के माध्यम से उनके देखने और सुनने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जी, बुनियादी सवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये विद्या लक्ष्मी लोन योजना है क्या? इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन की शुरुआत हुई, जैसा आपने बताया कि अगस्त 2015 में ये एक फ्लैगशिप जो हमारा कार्यक्रम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको शुरुआत की गई। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने उनका शुभारंभ किया था। जी, इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ये लक्ष्य रखा गया था कि जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत जो है, ये युवा वर्गों का है। हमारा 1/4 आबादी जो है ना, ये युवा वर्ग है। जी। तो इन युवा वर्गों को स्किल्ड बनाना है ताकि वो अपने भारत के विकास में मैक्सिमम योगदान दे सके और इसको एक विकसित राष्ट्र बना सके। इस मद्देनज़र रखते हुए इस लोन की शुरुआत हुई। उस समय एजुकेशन लोन जो दिया जाता था वो पहले जो है ना ब्रांच टू ब्रांच जाकर के छात्र छात्राएं अप्रोच करते थे, तो उसमें उनको बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। तो सरकार ने ये महसूस किया कि ये सारा टाइम टेकिंग है और बहुत समय जाता है इसमें, क्यों ना इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको सरल किया जाए। तो बेसिकली इसी मोटिव से सरकार ने इसको इंटीग्रेटेड एक पोर्टल बनाया जिसके माध्यम से छात्र छात्राएं एजुकेशन लोन डिफरेंट बैंक्स को, इसी उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। महत्वाकांक्षी योजना है और लोगों को इससे मदद भी मिल रही है। तमाम बैंक जो इससे जुड़े हुए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी बड़ी सजगता से निभा रहे हैं। एक तो सवाल वाजिब सा बनता है कि जो पहले योजना थी, लोन की योजना, छात्र छात्राओं को जो लोन मिलता था, वो योजना और इस विद्या लक्ष्मी लोन योजना, इनमें क्या अंतर है? अगर हम इसको एक सेंटेंस में बोलना चाहें तो पहले वाली योजना जो थी ये ऑफलाइन मोड हुआ करता था, जिसमें कि छात्र छात्राएं खुद अप्रोच करते थे बैंक के पास और फिर उससे प्रपोजल देती थी कि हम एजुकेशन लोन लेना चाहते थे और उनका पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर बैंक्स उसको एजुकेशन लोन देना चाहते थे। बट इस स्कीम में आने के बाद वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पर कि वो स्टूडेंट अप्रोच करते हैं और ऑनलाइन माध्यम से बैंक को बिना ब्रांच में विजिट किए हुए वो अपने प्रपोजल को रखते हैं। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है वो तमाम आपके मसले, तमाम आपकी परेशानियों का जवाब है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आपके लोन संबंधी तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यही फ़र्क है? ये बेसिक फ़र्क है। बेसिक फ़र्क। अब मैं इसके अगर इतिहास में जाऊँ तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ, लेकिन अगर यही फ़र्क है तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि पहले बैंक लोन लेने के लिए काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे। आप बैंक अधिकारी हैं, लेकिन इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क, काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग, और तब उसको लोन को अप्रूव करने में भी बहुत समय लगता था। देखिए, जहाँ तक बात है कि ऑफलाइन मोड में जब भी आप बैंक को अप्रोच करते हैं तो एक चीज़ तो आप भी शायद सहमत होंगे, मैन टू मैन वेरी करता है। आप किस आदमी के पास जा रहे हैं, हो सकता है कि वो आदमी जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दे,
हो सकता है वो टाइम ले, तो ये मैन टू मैन वेरी करना चाहूँगा, मैं उस पर कोई कमेंट या टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो ये इंटीग्रेटेड हमारा जो सिस्टम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है और जो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है वो बहुत कम दिया गया है। 15 दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना है इस पर, या तो आप उसको सैंक्शन दे रहे हैं या आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास एक बहुत ट्रांसपेरेंसी दिया गया है इसमें, तो ये एक बहुत अच्छा तो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है इस योजना में, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो छात्र छात्राएं लोन के लिए जाएं, लोन लेने के इच्छुक हों, उनको कम से कम परेशानी हो। बिल्कुल, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए ये ऑनलाइन पोर्टल तो आपकी उपस्थिति का, मौजूदगी का हम फायदा उठाते हुए दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाह रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या होगी? अगर कोई छात्र या छात्रा उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहे तो प्रक्रिया क्या होगी? आपने बताया कि पोर्टल है, तो पोर्टल पे कैसे जाएं और उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, आप तो थोड़े में संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले आपको 10+2 करना पड़ेगा। 10+2 में जो आपने जो मार्क्स ये किया है उसके साथ आप अप्रोच करेंगे डिफरेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज या जो भी आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं, जिस भी हायर एजुकेशन में आप अप्रोच करना चाहते हैं। कॉलेज आपको ये देती है, एक सैंक्शन लेटर देती है, जिसमें वो आपको बोलती है कि हम आपको एडमिशन दे रहे हैं विथ दिस फीस स्ट्रक्चर। आपको फी स्ट्रक्चर बताया जाता है जी। आप वो सारा पेपर्स ले करके आप हमारा जो पोर्टल है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, उस पर वो वेबसाइट पे जाते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, जिसमें बेसिकली आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जब उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो प्रोसेस कंप्लीट होने का जिसमें तमाम आप कितना फ़ी आप लग रहा है, कॉलेज कितना फ़ी डिमांड कर रही है सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, वो पूरा आप डेटा डालते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, और 24 घंटे के अंदर आप उसको एक्टिव करते हैं। जैसे ही आप उसको एक्टिव करते हैं, उसके बाद आप टाइम टू टाइम जा करके आप अपने जो रिक्वेस्ट डाला है एजुकेशन लोन का, उसका स्टेटस देख सकते हैं कि कौन से स्टेज में वो है। यानी एप्लीकेशन आपने डाल दिया, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट जो है आपने पूरा कर दिया, और आप टाइम टू टाइम किस स्टेज में है, प्रोसेस में कितना समय लग रहा है, आपका लोन अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है नहीं, उसकी संभावना है, तो आप उसको टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने टर्न अराउंड टाइम बता ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें उनकी जानकारी के लिए कि कितने दिन में मामला जो है वो बैंक कर्मी, बैंक अधिकारी उसको अप्रूव कर देते हैं लोन के। बिल्कुल, इसके लिए जो टर्न अराउंड टाइम रखा गया वो 15 डेज का रखा है। 15 दिन के अंदर आपको उस पर आपको बताना पड़ेगा, जो भी छात्र छात्राएं हैं, कि क्या आप उनका लोन सैंक्शन कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट कर रहे हैं तो कौन से रीजन से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो एक और प्रोविज़न मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोन आप जिस भी ब्रांच में लेते हैं तो उसको रिजेक्ट करने का पावर उसके ब्रांच हेड को नहीं होता है, वो हमेशा नेक्स्ट हायर अथॉरिटी का परमिशन लेकर के ही उसको रिजेक्ट कर सकते हैं जी। तो आपके माध्यम से ये बता दूं, अवेयरनेस है, आपका लोन अगर जेन्यून है तो उसको रिजेक्ट करने का पावर नहीं दिया गया है। आप नेक्स्ट हायर अथॉरिटी का कंसर्न लेकर के ही आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं जी। तो जहाँ तक एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपने शुरुआत में बताया कि पहली वाली योजना में बहुत सारा धक्का खाना पड़ता था, एवरी टाइम जाके बैंक में अप्रोच करते थे, पूछते थे कि मेरे लोन का क्या हुआ। उन सब को ओवरकम करते हुए ये दिया गया है कि आप एक बार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिए, पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, फिर से स्टेटस देख लीजिए कि कौन से स्टेज में है पड़ा। तो हैसल फ्री है, पूरी प्रक्रिया जो है वो परेशानियों से मुक्त है। यानी आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उसके बाद अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उसमें डालिए, फॉर्म में डालिए, और फिर आपको जो लिंक प्राप्त हो उसको क्लिक करके एक्टिव कर दीजिए। ये प्रोसेस हमने जो समझा और आपने भी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। आपने रिजेक्शन की बात की है, तो ये प्रश्न तो आता है कि भाई कोई भी जब लोन के लिए अप्लाई करता है तो नहीं चाहता है कि उसका रिजेक्ट हो, तो किन कारणों से संभावित कारण हो सकते हैं जिससे कोई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है? यूजुअली रिजेक्शन जो है बहुत ही मिनिमल होता है हमारा, जनरली होता नहीं है। स्टूडेंट अगर मेरिटोरियस है, आर्थिक रूप से जो थोड़ा पिछड़े होते हैं, उनको हम लोग ये इस स्कीम में उनको वेटेज दिया जाता है, और एक्चुअली उन्हीं के लिए स्कीम है जी। जहाँ तक बात है रिजेक्शन की, तो आपका अगर कहीं सिविल
या आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खराब है, उसी केस में, अदरवाइज रिजेक्शन नहीं होता। तो इसकी संभावनाएं बहुत कम बहुत होती ही है, कम बहुत क्षीण होती होती है, हैं। बहुत ही कम, मिनिमम, जी, बहुत ही मिनिमम नहीं के होती है। बराबर होती है। बहुत ही मिनिमम होती है रिजेक्शन की संभावना। और अगर आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं ख़राब है तो जाहिर तौर पे बैंक की जो प्रोसेसिंग में वो आ जाता है, तो उस स्थिति में संभावना होती है। लेकिन छात्र छात्राओं के संबंध में ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। तो रिजेक्शन के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ये कह रहे हैं प्रभाकर जी कि रिजेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपको अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है, उसे पूरा करना है। हायर एजुकेशन का ख्वाब, सपना आपको देखने का हक है। अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भी हैं, परिवार की स्थिति वैसी नहीं है कि आप उसको परसू कर सकें, आगे अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकें, तो भी सरकार की जो ये योजना है उसमें आपके लिए परेशानी मुक्त लोन अवेलेबल है, उपलब्ध है। ये बता रहे हैं प्रभाकर कुमार, मुख्य प्रबंधक यूको बैंक। प्रभाकर जी, अब सवाल ये उठता है कि लोन जो है वो कितने का लें और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। जैसी मुझे जानकारी है कि 4 लाख तक लोन लेते हैं तो उसके लिए कोई गारंटी, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है, किसी तरह की कोई बंधक रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसके ऊपर जाने पे आपको गारंटर की ज़रूरत होती है, और ऊपर जाने पे आपको बंधक की भी ज़रूरत होती है कि कुछ आपके पास संपत्ति हो तो ये प्रक्रिया क्या है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, इसमें बहुत ही ये है कि आपका जो कितना लोन लेना है ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। ये जो आपका कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर दिया जाता है उसमें डिफरेंट हेड का एक्सपेंसेस भी शामिल है। जैसे स्टेशनरी है, आपको बहुत सारा इंजीनियरिंग और बहुत सारे कोर्स कर रहे हैं जहाँ पर आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत है जी, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाना है। तो जो भी लैपटॉप है, डिफरेंट है, हॉस्टल का अकोमोडेशन फ़ी है, वो सारा डिफाइंड होता है। बैंक जो है ना लोन उसी के बेसिस पे देती है। ये हमारे और आपके बीच का चॉइस नहीं होता है, बट एज पर फी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द वेरियस एक्सपेंसेस, डिफरेंट हेड का एक्सपेंसेस जो होता है वो उसमें शामिल करके उस लोन अमाउंट को बैंक सैंक्शन करती है। तो जहाँ तक आपने बताया कि 4 लाख तक का जो लोन अमाउंट है वो बिल्कुल ही आसान शर्तों पर दिया जाता है। उसमें किसी तरह का कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोसेस को पूरा कीजिए, 4 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। 4 लाख से 7.5 लाख, 4 लाख से 7.5 तक के लोन ब्रैकेट को अगर देखें हम, तो उसमें आपको थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी गारंटी मतलब आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं, इनके अलावा कोई थर्ड पार्टी गारंटी देता है जी। तो 7.5 लाख तक का लोन जो है ना। आगे बढ़े उससे पहले 4 लाख तक का जो लोन है उसमें आप जो कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, उसके नाम पे अप्रूव करते हैं और उसमें किसी तरह की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पेरेंट्स को उसमें शामिल देते हैं संयुक्त रूप से। हाँ, बिल्कुल। उसमें जो एजुकेशन जो लोन दिया जाता है वो स्टूडेंट को दिया जाता है जी। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसमें एक को एप्लीकेंट बनते हैं, एप्लीकेंट के साथ को एप्लीकेंट बनते हैं और ज्वाइंट रूप से दिया जाता है। अब हम तीसरे स्लैब की बात कर लें, 7.5 लाख से ऊपर। 7.5 लाख से ऊपर अगर उस ब्रैकेट में आते हैं तो आपको बंधक रखना पड़ेगा, जो डिफरेंट लिक्विड सिक्योरिटी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, जो बैंक टू बैंक जैसा बैंक आपसे बोलती है उस हिसाब से आपको उस अमाउंट का। तो बैंकों की पॉलिसी भी थोड़ी अलग अलग होती है, अलग अलग बैंकों की पॉलिसी। कुछ बैंकों की पॉलिसी अलग हो सकती है इस मामले में, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो इसमें एकात्मकता दिखती है, बिल्कुल इक्वालिटी दिखती है, बिल्कुल पॉलिसी को फॉलो करने में। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो पॉलिसी है और ये जो गाइडलाइंस है ये गवर्न होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन भी है जो सारे बैंक को ये करती है। तो वो एक कॉमन अम्ब्रेला है जहाँ की बैंक्स उसी टर्म्स पे उसको ये करते, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन का डिस्बर्समेंट होता है, लोन दिया जाता है और लोन वापस लेने की भी प्रक्रिया उसी से निर्धारित होती है। जो यहाँ पे जो अभी आप कह रहे थे कि जो फॉर्म आपने फिलअप किया उसमें जो आपकी एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट है, सेमेस्टर वाइज रिक्वायरमेंट है, कितना खर्च है, वो विवरण जो है वो आप देते हैं, लेकिन उसको आप क्वालिफाई करते हैं जो संस्थान से जो डिटेल्स आता है उससे कि इतना खर्च है। अगर कोई
कैंडिडेट पार्शियल लोन लेना चाहे, मतलब उसके पास इतनी क्षमता है कि भाई हम 4 लाख तक का लोन लें और बाकी जो खर्चा है वो हम अपने से मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल, वो पूरी आज़ादी दी जाती है। इसके लिए क्या प्रोसेस है? पूरी आज़ादी दी जाती है। जो आपका कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग वेरियस एक्सपेंसेस, और उसमें आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो कंट्रीब्यूशन आपका सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और अगर 4 लाख तक का ही आपका रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर 9 लाख का टोटल आपका रिक्वायरमेंट हो रहा है, जिसको कि 5 लाख आप अपने खर्च पर दे रहे हैं, तो मार्जिन जो बचा 4 लाख आसान शर्तों पर आपको मिल जाएगा। तो ये सुविधा दी जाती है। ये सुविधा है, इसमें कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है कि आप पार्शियल लोन भी ले सकते हैं। आप 4 लाख तक का अमाउंट बिना गारंटी के ले सकते हैं, बाकी अमाउंट आपकी क्षमता है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बैंक जो है वो प्रॉफिट के आधार पे कार्य करते हैं, लोक कल्याणकारी संस्था तो बैंक है नहीं। तो जो ब्याज का जो कंसेप्ट है, अगर आप लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट भी लेंगे, क्या ये इंटरेस्ट फ्री लोन है या इसमें इंटरेस्ट की भी व्यवस्था? पहली बात तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि लोककारी संस्था नहीं है। बैंक भी लोक हित में बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। तो ये जो एजुकेशन लोन को फैसिलिटेट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जब तक स्टूडेंट पढ़ता है, जितने पीरियड तक, सपोज कीजिए कि वो MBBS कर रहा है तो 5 साल का वो कोर्स करेगा, तो 5 साल तक उसको किसी तरह का कोई बर्डन हम नहीं देते हैं। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपना MBBS का कोर्स पर पूरा फोकस कीजिए। जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है दैट विल बी टेकन केयर बाय द बैंक। अगर आपका कोर्स फिनिश होता है, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बैंक आपको एडिशनल 1 साल देती है या 6 महीना, जब भी जॉब आपका लग जाता है। उसके बाद फिर बैंक आपसे रिपेमेंट लेती है। yes. वो EMI में लेती है, किस्तों में लेती है? किस्तों में लेती है। तो किस्तों में उसका मतलब जितना अमाउंट है उसको पूरा टोटल करके और आपको कितने साल में चुकाना है उसके हिसाब से एक EMI बना दिया जाता है। उसमें चुकाने की सुविधा क्या है? क्योंकि लोन लेते समय उसके चुकाने के बारे में भी सोचना होगा, और हमारे जो दर्शक हैं ये ज़रूर जानना चाहेंगे। इस सवाल में भी बहुत दिलचस्पी होगी कि चुकाने की प्रक्रिया क्या है। तो आपने बताया कि कोर्स पीरियड तक, आप जब तक कोर्स कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तब तक तो कोई सोचना भी नहीं है उसके बारे में, आपको पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। उसके बाद 1 साल और मौका देते हैं आप कि आप अपनी जॉब ढूंढिए, बिल्कुल, है ना। उसके बाद फिर लौटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लौटाने की प्रक्रिया क्या होगी वो और कितनी आसान है? वो रिपेमेंट शेड्यूल बैंक टू बैंक वेरी करता है। आपको आपके 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी आपको रिपेमेंट शेड्यूल दिया जाता है उसके हिसाब से आपका एक फिक्स EMI बना दिया जाता है और मंथली बेसिस पर आपको बैंक को देना पड़ता है। तो आसान प्रक्रिया है, लोन लेने की भी प्रक्रिया आसान है और लोन चुकाने की भी प्रक्रिया आसान है। और योजना के तहत इस बात का ख्याल रखा गया है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पढ़ाई आपका की प्राथमिकता है, आपकी पढ़ाई बीच में ना छूटे, इस बात का सरकार ने पूरी तरह से ख्याल रखा है। और तमाम बैंक जो इस योजना से जुड़े हुए हैं वो भी इसका ख्याल रख रहे हैं। अब जाहिर है कि कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। लोन बिना पेपर्स के तो दिए नहीं जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लस अप्रूवल के लिए। बिल्कुल। तो क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बैंक जाते हैं? बैंक जाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाना है आपको, डिजिटल इंडिया है और इसमें हैसल फ्री है। तो क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी? यूजुअली पेपर के तौर पर हम लोग उस स्टूडेंट का KYC और पेरेंट्स का KYC लेते हैं। KYC में बेसिकली आधार कार्ड है, वोटर ID है, उनका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब भी है, दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट? उसके बाद फिर उसका इनकम सर्टिफिकेट जो उनके पेरेंट्स का है, क्योंकि सबसे ये योजना उसी से जुड़ी हुई है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ मैं कि जो हमारा CSIS की स्कीम है जिसमें 4.5 लाख तक के जो ब्रैकेट हैं, जिनके भी पेरेंट्स का इनकम 4.5 लाख रुपया है, उनको जो है ना इस पूरे पीरियड में जब तक आप पढ़ेंगे तब तक जो इंटरेस्ट चार्ज होगा बैंक का वो उसका वेवर मिलता है, मतलब वो वापस उनके अकाउंट में आ जाता है। जी, तो ये जो 4.5 लाख का ये एक कैप बनाया गया है कि 4.5 लाख से तक जिनकी इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल है। बाकी और लोगों के लिए, बाकी जो हायर ब्रैकेट में आते हैं तो वो चूँकि आर्थिक रूप से संपन्न है तो इसलिए गवर्नमेंट। तो इस योजना के तहत जो है बहुत सारे शैक्षिक लोन दिए जाते हैं, कई सारे स्कीम्स हैं, थोड़ा उनके बारे में जानकारी बताएं।
बहुत सारा एजुकेशन लोन का डिफरेंट स्कीम है। और आपसे जो अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, आप 127 किस्म के टोटल जो हमारे विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड बैंक है एज ऑन डेट वो 38 के करीब में है। और उन सारे बैंक्स के प्रोडक्ट को अगर देखा जाए तो टोटल 127 प्रोडक्ट है एज ऑन डेट हमारे इस पोर्टल पे। तो उस स्कीम्स को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट के पास ये लिबर्टी होती है तो डिफरेंट बैंक्स का जो स्कीम है उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपको जो अट्रैक्टिव लगता है वो लिबर्टी दी जाती है, वो इसी विद्या लक्ष्मी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है स्टूडेंट्स। तो ये सारे कंपैरिजन आप उस पोर्टल पे बिल्कुल कर सकते हैं, वो अवेलेबल है सभी जानकारी। यस। एक जो क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पारंपरिक जो कोर्सेज हैं, डॉक्टर्स के लिए MBBS कोर्स हुआ, इंजीनियरिंग का कोर्स हुआ, या बाकी जो फार्मेसी के कोर्स हुए, ये तमाम जो कोर्सेज हैं पारंपरिक एकेडमिक्स जो हमारा है, तो एकेडमिक्स के लिए और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या अलग अलग व्यवस्था है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो प्रोफेशनल है और एकेडमिक्स है, ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल दोनों को कवर करता है। तो ये स्टूडेंट के ऊपर चॉइस होती है कि उनको करियर में आगे कहाँ जाना है, तो उनके करियर के हिसाब से बैंक उसको लोन देती है। तो या तो आप एकेडमिक्स में जाना चाहें या आप प्रोफेशनल कोर्स, जैसा कि आपने बताया कि MBBS और डिफरेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जो IIT है, MIT है और भी बहुत सारे जो संस्थान है उससे है, तो उसमें देते हैं। तो दोनों के लिए आप लोन ले सकते हैं। आपको अगर एकेडमिक्स में आगे के अध्ययन करना है, साहित्य में, इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, ये तमाम जो पारंपरिक कोर्सेज हैं उसमें भी हायर स्टडीज़ अगर आपको करनी है तो वहाँ पे भी आपको लोन मिल सकता है आसानी से। और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो सभी चाहते हैं क्योंकि खर्चा वहाँ ज़्यादा होता है, लोन की आवश्यकता वहाँ, क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखा जाता है। अगर स्टूडेंट एक बार पास आउट हो रहा है तो एक बैंक के पास एक ये होता है कि क्या वो उससे फिर वो अर्निंग कर पाएगा कि नहीं, और एक सशक्त माध्यम के रूप से समाज को कुछ दे पाएगा कि नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स। तो ये सब देख करके ये किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख कर किया जाता है। आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, एकेडमिक कोर्सेज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अर्थ अभाव कहीं बीच में आ रहा है तो अब उसकी चिंता करनी नहीं है। प्रभाकर जी, एक बार फिर से ज़रूर दोहरा दें क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रक्रिया में कैसे शामिल हो सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, वो इस प्रक्रिया में कैसे शामिल हो सकते हैं, उनके लिए एक बार फिर से दोहरा दें। मैं आप दूरदर्शन के माध्यम से तमाम देखने वाले छात्र छात्राओं को ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर मेधा शक्ति है, आप पढ़ाई कीजिए। सरकार, बैंक और तमाम जो सरकार की संस्थाएं हैं वो आपके साथ हैं, आपके पूरे मदद करने के लिए तत्पर है। हम आगे से भी जाते हैं और इवन मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं कितनी बार जो है ना खुद से अप्रोच किया हूँ स्टूडेंट्स को, आप आइए एजुकेशन लोन लीजिए। बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के लिए आते हैं, वहाँ हम खुद अप्रोच करते हैं। तो आप ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन, जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो बैंक, सरकार सब आपके साथ है, आपको पूरा सपोर्ट करेगी। बस आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए और देश को कुछ देने का जज्बा रखिए, बाकी काम सरकार और बैंक कर लेगी। तो बाकी काम सरकार और बैंक कर लेगी, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। जैसे आप लोग लोन मेला लगाते हैं, बैंकों के ज़रिए लोन मेला लगता है, लोन शिविर लगता है, क्या इस एजुकेशन लोन के लिए भी आप लोग इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं? क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, लोग जानेंगे तभी। हमारा प्रयास, दूरदर्शन का प्रयास है कि लोगों तक ये सूचना पहुंचे, लेकिन आप लोग भी इस तरह के प्रयास करते रहते हैं? बिल्कुल, ये प्रयास करते हैं कि चूँकि फाइनेंशियल अवेयरनेस का कुछ कमी है हमारे भारत में, तो इसके मद्देनज़र या समटाइम्स जो है ना छात्र बहुत ये होते हैं, पता नहीं बैंक से लोन होगा या नहीं होगा, तो हम उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ की बहुत सारे छात्र अप्रोच करते हैं बैंक को, और उसमें हम अपना प्रोडक्ट भी बताते हैं उनको। एक मेला जैसा आयोजन करते हैं और उसमें तमाम जानकारी उनको मुहैया कराई जाती है, सो दैट कि वो फिर हमारे बैंक के माध्यम से वो एजुकेशन लोन ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास बातचीत के लिए। प्रभाकर कुमार, मुख्य प्रबंधक यूको बैंक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो रुकने की अब आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है,
उच्चतर पढ़ाई का जो आपका ख्वाब है, जो सपना है, जो ड्रीम है, उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। बाकी की तमाम फिक्र जो है वो इस योजना के तहत सरकार कर रही है और बैंकिंग संस्थाओं से जुड़े जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। उनके लिए ये चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पढ़ने का काम कीजिए। अर्थ अभाव अब आपके रास्ते में अड़चन नहीं बनेगा। इस कार्यक्रम में इस वक्त इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।